वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, ये जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो चर्चा है कि कल ये शायद पेश हो जाए, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, पहले तो पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितने दोहरे चरित्र की पार्टी है। इन्होंने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2009 का, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इन कंसल्टेशन विथ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स टेक स्टेप्स टू रिमूव इनक्रोचमेंट्स फ्रॉम एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर जो अनाधिकृत कब्जा है उसको मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स के साथ बातचीत करके हटाने का काम करेंगे, खाली कराने का काम करेंगे। और इसमें इन्होंने के रहमान कमेटी का भी हवाला दिया है। अब के रहमान कमेटी की रिपोर्ट क्या है? 13 में उसको लेके एक बिल पास हुआ। अब मेरे मन में सवाल था कि ये बिल जब पास हुआ तब बीजेपी ने क्या किया? तो जब ये बिल पास हुआ तो 2013 में के रहमान कमेटी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए थे, उसके आधार पर बिल बना। संशोधन बिल जब 2013 का आया तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब राज्यसभा में थे। मुख्तार अब्बास नकवी, who was a member of the Bharatiya Janata Party at the time, supported the Waqf Amendment Bill 2013 in the Rajya Sabha. The bill aimed to reforming the Waqf board system to make it more transparent and accountable. तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने सपोर्ट किया राज्यसभा में। उसके बाद लोकसभा में आया। One prominent BJP leader who participated in the debate was Shahnawaz Hussain, a senior leader and member of parliament from Bihar. In his speech, he expressed his support for the amendments but emphasized the importance and transparency and accountability in the management of properties. उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए और उन्होंने भी इस संशोधन बिल का सपोर्ट किया। ठीक, अब आ जाइए अब 13 के बाद किसकी सरकार आ गई? मोदी जी की आ गई। तो जो रहमान कमेटी की रिपोर्ट थी, जो संशोधन बिल आया था, उसके आधार पर देश भर में डिजिटाइजेशन व प्रॉपर्टीज का शुरू हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री थे। अब जब डिजिटाइजेशन शुरू हुआ, उसके बाद क्या कहा इन्होंने? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देके कहा कि हुजूर माई बाप, मोदी जी की सरकार आपके सामने ये कह रही है कि हमने देश भर की सारी वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर लिया है, सारे रिकॉर्ड चेक हो चुके हैं, और सब कुछ के बाद जो रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट से हमें प्राप्त हुए, जिसमें ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसको वामसी पोर्टल पे इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ये कहाँ बोला है? सर्वोच्च न्यायालय में। कब बोला है? 2020 में, 14 से 20 के बीच। और क्या लिखा है? लैंग्वेज सुनिए आप। द टारगेट ऑफ डिजिटाइजेशन वॉज अचीव्ड एंड एट द एंड ऑफ कैंपेन पीरियड 15/10/2019 3,30,141 98.99% records stood digitized. GIS mapping of all immovable waqf properties on a war footing label has also been taken up with the state waqf boards, state government. ये कब लिखा है? 2020 में एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या मोदी जी जो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि आपने 99% वक्फ संपत्तियों का सारा रिकॉर्ड चेक करके उसको वामसी पोर्टल पे डाल दिया, ऑनलाइन कर दिया है। और ये है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बयान, जो मंत्री थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड। वक्फ की संपत्तियों का 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो अब क्या नाटक कर रहे हो तुम? अब क्या लिख रहे हो तुम बिल में? अब कह रहे हो 6 महीने तक सारे कागज लेके आओ, वरना हमें दंगा कराना है।
तुम महंगाई पे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम हमारे दोस्तों को 16 लाख करोड़ रुपए दिया गया क्यों चिल्ला रहे हो? तुम 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गया क्यों चिल्ला रहे हो? देश में महंगाई बढ़ रही है क्यों चिल्ला रहे हो? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है क्यों चिल्ला रहे हो? कि मैं किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहा हूं क्यों चिल्ला रहे हो? हम 6 महीने में अगर तुमने रिकॉर्ड नहीं दिया तो देश भर में दंगा कराएंगे, नफरत कराएंगे, तुम्हारे मुद्दों को पीछे धकेल देंगे। जबकि खुद ही कह चुके हैं कि 100% डिजिटाइजेशन वक्फ संपत्तियों का हो चुका है। इसका मतलब इनका बिल ड्रामा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता झूठ बोल रहा है देश के सामने। इसका मतलब कागजात नहीं है वक्फ संपत्तियों के, ये कहना 100% बहुत ही बड़ा झूठ है। तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी दिया है। और मैं इंतजार कर रहा था कि जिस दिन ये वक्फ बिल का लेके आएंगे, ये सारे फैक्ट्स देश के सामने मैं रखूंगा, क्योंकि मैं जेपीसी के सामने था, जेपीसी का मेंबर था, मैंने ये सारे कागजात उस वक्त देखे थे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि अगर ये, और मैंने वहां पर भी अपना विरोध दर्ज कराया, और जब ये मुझे था कि ये लेके आएंगे तो इनको, इनकी जो असलियत है वो देश के सामने खोलूंगा। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। ये सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश में झगड़ा कराने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। तुम्हारा मंत्री कह रहा है 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है, सारे रिकॉर्ड तुम चेक कर चुके हो, तो किस चीज को डालना चाहते हो? वामसी पोर्टल पे आप डाल चुके हो। लेकिन सर, सरकार तो ये कह रही है ना कि विपक्ष उसमें भ्रमित कर रहा है लोगों को। क्या भ्रमित कर रहे हैं? पूछो ना भाई, इनसे पूछो भाई, ये तो कागज ये रखा हुआ है, लेके जाइए आप, मैं भी आपको भी दे देता हूं। 2009 में तुम कह रहे हो रहमान कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसके आधार पे हम मुस्लिम लीडर्स के साथ बातचीत करके अनाधिकृत कब्जा जो है वक्फ संपत्तियों पे उसको हटवाएंगे। और अब क्या कह रहे हो? अब कह रहे हो कि वक्फ वालों ने कब्जा कर लिया है लोगों की जमीन पे। तो दोनों बातें विरोधाभासी हुई नहीं हुई? इसीलिए इनका नाम भारतीय झूठा पार्टी है। इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां फिलहाल इसके अगेंस्ट नज़र आती हैं, लेकिन जेडीयू और टीडीपी की बात करें, उनके समर्थन को लेकर भी क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं? हालांकि वो इस बिल के समर्थन, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जी को ये वक्त है तय करना होगा कि इतने बड़े झूठे और फ्रॉड बिल मैं इसको कह रहा हूं, इतने बड़े झूठे और फ्रॉड बिल के समर्थन में क्या वो खड़े होंगे? क्या वो देश को नफरत की आग में झोंकने की बीजेपी की तैयारी में उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं? उनको ये तय करना होगा कि देश में जो बाकी बड़े मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बैंकों की लूट के, पूंजीपति मित्रों की लूट के, क्या उस अभियान में वो बीजेपी के साथ खड़े हैं? उनको ये तय करना होगा कि आज ये सिर्फ वक्फ के लिए बिल आ रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये वक्फ की संपत्तियों को मोदी जी कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। अरे इन्होंने राम मंदिर की जमीन नहीं छोड़ी, इतने बड़े बेईमान हैं लोग। इन्होंने राम मंदिर की जमीन नहीं छोड़ी, इन्होंने सेना की जमीन नहीं छोड़ी। अयोध्या में सेना की जमीन उठा के अपने दोस्त को दे दिया मोदी जी ने। कल को ये मंदिरों की जमीन कब्जा करेंगे, अपने दोस्तों को देंगे, फिर गुरुद्वारों की जमीन कब्जा करेंगे, अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की जमीन कब्जा करेंगे, अपने दोस्तों को देंगे। तो क्या इस अभियान में नायडू जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी और जयंत चौधरी मोदी जी के साथ हैं? ये उनको तय करना होगा। इसके अलावा सर एक मुद्दा ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, कांवड़ यात्रा में भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, तो नमाज को लेकर क्यों इस तरह की चीज़? देखिए, ऐसा है कि योगी जी को कोई काम नहीं है, वो ऐसे रोज बयान देते रहते हैं जिससे असली मुद्दे से 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से शिक्षा छोड़ के चले गए। योगी जी ने कभी उस पर बयान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का दाम नहीं बढ़ा गन्ने का, उस पर वो नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी के कारण जब सड़क पे नौजवान आता है उसको लाठियों से पीटा जाता है, उस पर वो नहीं बोलते कुछ। और इस तरह के उलझलूल मुद्दे उठा के वो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। एक सर, नाम बदलने की जो बयार चल रही है वो उत्तराखंड तक पहुंच गई है, कई जिलों में कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं। सबके पीछे कारण यही है कि ये वास्तव में कुछ करना नहीं चाहते और इसलिए सारी चीजें कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।